चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। तो अभी हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में जो पहला टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा था? रेडिएशन के बारे में और प्लैंक थ्योरी के बारे में। फिर उसके बाद जो क्लास आया उसमें किसके बारे में पढ़े थे हम लोगों ने? उसके बाद हम लोग पढ़े थे डी ब्रोगली थ्योरी। तो अब तक क्या क्या टॉपिक हमारा हो चुका है? हमारा रेडिएशन हो गया है, प्लैंक थ्योरी हो गया है और डी ब्रोगली थ्योरी हो चुका है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब चैप्टर का एक ऐसा टॉपिक आपके सामने आ रहा है, इससे पता नहीं क्यों स्कूल में क्वेश्चन बहुत कम आता है। स्कूल में इसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, पर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये लगातार एग्जाम में आने वाला टॉपिक, कभी जेई में आ गया, कभी नीट में आ गया, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये टॉपिक जो है ये ट्रेंड में रहता है बेटा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को सुनने के बाद आपको ना एटम के बारे में और बहुत सारी बातें मालूम चल जाएंगी। जरा मुझे याद दिलाओ, नील बोर ने एटम के में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन मुझे याद दिलाओ प्लैंक ने क्या बोला था? मैक्स प्लैंक ने क्या बोला था बेटा? प्लैंक ने बोला था कि एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। एटम रेडिएशन निकालता है। यह बात किसने पहली बार बताया था बेटा? किसने बताया था? प्लैंक ने। लेकिन पता है, प्लैंक ने यह तो बता दिया कि एटम रेडिएशन निकालता है, लेकिन इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ किया नील बोर ने। फिर रिपीट करता हूं, मैक्स प्लैंक ने तो बस ये बात बोला था कि एटम में से क्या निकलता है? रेडिएशन निकलता है, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ किया नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने। और ये जो अभी आप सेटअप देखने जा रहे हैं वो नील बोर का है बेटा। तो नील बोर नाम के साइंटिस्ट ने प्लैंक के थ्योरी को सही साबित किया एक्सपेरिमेंट से। तो एटम क्या निकालता है? रेडिएशन निकालता है। किसने बताया था? प्लैंक ने बताया था। अब चलो नील बोर इसी चीज को कैसे प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताएंगे उसको देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा, इंपॉर्टेंट थ्योरी। स्कूल में ये ज्यादा पूछा जाए या ना पूछा जाए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बस ध्यान रखिएगा। देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये क्या टॉपिक है बेटा? यहां पर ना मैंने ग्लास का ट्यूब ले लिया। ये देखो, मैंने यहां पर एक ग्लास का ट्यूब ले लिया। इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। ये देखो बेटा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। ठीक है। इसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर एक सर्किट से जोड़ दिया गया और यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बेटा। यहां पर हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने एक ग्लास का ट्यूब ले लिया और अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर हाइड्रोजन भर दूंगा, हाइड्रोजन। तो नील बोर ने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिया था। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको भी हाइड्रोजन गैस लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन इस वक्त मैं नील बोर ने क्या किया था वो बता रहा हूं। तो नील बोर ने क्या किया? इस ट्यूब के अंदर कौन सा गैस भर दिया बेटा? हाइड्रोजन। तो नील बोर ने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया। ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन के गैस है, हाइड्रोजन के एटम है। उन्होंने बीच में यहां पर लगा दिया बेटा स्लिट। यहां पर उन्होंने क्या लगा दिया? स्लिट। ये स्लिट क्या होता है? ये सिंपल कार्डबोर्ड का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ एक, कहना चाहिए बेटा, बीच में एक रखा जाता है ताकि बिखरने वाले रेडिएशन को रोक सके। ये क्या काम आता है बताऊंगा। ये सिंपल लकड़ी का बना होता है या कार्डबोर्ड का बना होता है। उसके बाद यहां पर लिया गया बेटा प्रिज्म। यहां पर ले लिया गया प्रिज्म। ये देखो, यहां पर प्रिज्म लिया गया, ये है बेटा प्रिज्म। और यहां पर एक पेपर लिया गया, यहां पर एक पेपर ले लिया गया। इसको पेपर भी कहते हैं, इसको फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं बेटा। इसको पेपर भी कह सकते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हो। अब ये क्या चीज है बताऊंगा। सबसे पहली बात, अब अंदर आपने कौन सा गैस भर दिया है? हाइड्रोजन। अब देखना क्या होने वाला है। अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। अब मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे ही मैंने क्या देखा, जैसे ही मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी दिया तो मैं क्या देखता हूं कि इस ट्यूब के अंदर से रेडिएशन निकलने लगा।
ये देखो बेटा, इस ट्यूब के अंदर से रेडिएशंस निकलने लगे, इस ट्यूब के अंदर से रेडिएशंस निकलने लगे। अब आपको समझ में आया, ये जो मैंने स्लिट लगाया वो क्या काम करता है? जो रेडिएशन यहां वहां बिखर रहा है उसको रोक देगा, करेक्ट। हालांकि रेडिएशन इधर से भी निकलेगा पर उसको नहीं बना रहा हूं, बस इस तरफ को बना रहा हूं। तो बेटा आपने क्या देखा, इस ट्यूब के अंदर से क्या निकला? रेडिएशन। तो कुछ रेडिएशन रुक गए और कुछ रेडिएशन यहां से सीधे निकल गए और किसके ऊपर जाके टकराएंगे बेटा? प्रिज्म के ऊपर। किसके ऊपर जाके टकराया? प्रिज्म। अब आपको प्रिज्म का प्रॉपर्टी पता है क्या? प्रिज्म के ऊपर जब भी कोई रेडिएशन पड़ता है, प्रिज्म के ऊपर जब भी कोई रेडिएशन पड़ता है तो प्रिज्म क्या करता है? उस रेडिएशन को अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से तोड़ देता है। क्यों भाई? प्रिज्म का प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जब भी प्रिज्म के ऊपर कोई रेडिएशन पड़ता है तो प्रिज्म उसे अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से तोड़ देता है। ये सब जानते हैं इस बात को? तो अब क्या होगा? जो रेडिएशन प्रिज्म के ऊपर गिरा वो इस तरह से बेटा बिखर जाएगा, इस तरह से बिखर जाएगा। और आपको यहां पर आपको कुछ कलर के बैंड नजर आएंगे, कुछ इस तरह से। ये देखो बेटा, जैसे मान लीजिए यहां पर एक कलर दिख रहा है आप लोग को, ये देखो यहां पर आप लोगों को कुछ कलर दिख रहा है, ये देखो आप लोगों को यहां पर कुछ कलर दिख रहा है। ये देखो, ये देखिए आप लोगों को यहां पर कुछ कलर के कलेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये बताओ यहां पर एक कलर कैसे बना? उस ट्यूब के अंदर से जो रेडिएशन निकला, वो रेडिएशन जब प्रिज्म से पास हुआ तो यहां पर कलर दिखाई देने लग गया। अब जल्दी बताओ, जब हमको बहुत सारे कलर्स का कलेक्शन मिलता है तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बैंड ऑफ कलर्स। जब बहुत सारे कलर का कलेक्शन आपको मिल जाए उसे बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कलर, ये बैंड ऑफ कलर। तो आपने क्या देखा? यहां पर ढेर सारे कलर के कलेक्शन दिखाई देने लगे। तो मैं इस कलेक्शन को क्या कहूंगा बेटा? क्या बोलूंगा इसको? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को बनाया किसने है? हाइड्रोजन गैस ने, यानी हाइड्रोजन ने। इसीलिए उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्या देखा तुमने? इस ट्यूब को जब तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो इस ट्यूब के अंदर से कुछ रेडिएशन निकले जो प्रिज्म से पास होते ही यहां पर इस पेपर पे अलग अलग कलर के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगा। तो जो कलर का जो कलेक्शन आप देख पा रहे हैं इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और क्योंकि इसको हाइड्रोजन ने बनाया है, क्या कहलाएगा बेटा? ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बताऊंगा। पहले से कॉपी कीजिए, लिखो बेटा, कॉपी करेंगे। बनाइए, इसको बनाइए। ये सिंपल एक पेपर है, इसको फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं।
कॉपी कर लिए? तो सबने कॉपी कर लिया बेटा इसको। अब चलो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या समझ में आया वो बताता हूं। ये बताओ इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया है? नील बोर ने। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया? नील बोर ने। पर क्या साबित करना चाहते थे वो? प्लैंक। प्लैंक का थ्योरी क्या था बेटा? प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने बोला था एटम क्या निकालता है? रेडिएशन निकालता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। और देखो ना अंदर आपने क्या लिया है, अंदर जो ट्यूब है वो खाली तो है नहीं, आखिर आपने एटम्स लिए हाइड्रोजन के, एटम्स लिए हाइड्रोजन के, और कहीं ना कहीं ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो किसी एटम के थ्रू निकल रहा होगा। अरे भाई अगर ये ट्यूब खाली होता, अगर ये ट्यूब खाली होता तब तो रेडिएशन नहीं निकलता, लेकिन जब मैंने अंदर में हाइड्रोजन गैस भर दिया और रेडिएशन निकल रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रेडिएशन निकाल रहा है, और हाइड्रोजन क्या है? एटम है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूफ हो गया कि एटम कैसे निकालता है? रेडिएशन। सॉरी, एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि एटम रेडिएशन निकालता है। अब क्वेश्चन है कैसे निकालता है? कैसे निकालता है अब उसको भी समझते हैं बेटा, उसको भी समझते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, आपने अंदर में हाइड्रोजन का एटम लिया है बेटा। ये देखो मैं हाइड्रोजन के एटम को बना रहा हूं बेटा, ये उसके कुछ शेल्स बना दिए मैंने, ये मैंने कुछ उसके शेल्स बना दिए। जल्दी से बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू रे? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? एक। अब बताओ क्या हुआ होगा बेटा, तुम यहां से एनर्जी दे रहे हो, कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम हाइड्रोजन को एनर्जी दे रहे हो, तो क्या हुआ होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, और एब्जॉर्ब करके उछल के ऊपर चला गया होगा। इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर चला गया होगा क्योंकि आपने उसके अंदर क्या भर दिया? एनर्जी। पर आपको पता है ना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। सबको याद है बात? इलेक्ट्रॉन जब ऊपर चढ़ जाता है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाता है, और एनर्जी जब ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं वो चीज क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और अनस्टेबल हो गया। अब अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, अब स्टेबल करना चाहेगा तो नीचे आएगा, और बेटा जब वो नीचे आएगा तो नीचे आते समय उसने सारा रेडिएशन निकाल दिया। तो ये जो रेडिएशन निकल रहा है ना, वो इस तरह से निकला। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एटम कैसे रेडिएशन निकालता है ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बस इसी चीज को अब मैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूं। तो बताओ ये जो रेडिएशन निकल रहा है जिसके कारण स्पेक्ट्रम बना, ये रेडिएशन कैसे निकला? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके पहले ऊपर चला गया, फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए नीचे आया होगा, उसे क्या निकाला बेटा? रेडिएशन। तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन अब सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं बेटा। जब यहां से रेडिएशन निकला और यहां पर ये जो कलेक्शन बना, इसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कभी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा है कहीं भी? कहां कहां देखे? कहां हो? मतलब रेनबो सबसे अच्छा एग्जांपल है। रेनबो, रेनबो एक स्पेक्ट्रम है ना, उसमें भी 7 कलर का कलेक्शन होता है। तो रेनबो एक स्पेक्ट्रम है। और भी कई जगहों पर देखे होंगे, कभी देखना कोई ऐसा बरसात, मतलब बरसात नहीं, हाँ बरसात में भी कभी कभी जब हमको रेनबो दिखता है तो उस फिनोमिना को आप घर में भी कर सकते हो। कोई स्प्रे ले लो, कोई स्प्रे ले लो, जहां से सूर्य की रोशनी आ रही होगी वहां पर स्प्रे छिड़कना, तो वहां रेनबो बन जाता है। या कोई क्रिस्टल, कोई कांच का बना हुआ क्रिस्टल धूप में रखो, उससे लाइट जो है पास होके आपके घर में कहीं पर अगर टकराएगा तो आपको वहां पर स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है एक कलर उधर है, रेड कलर वहां है, तो ब्लू इधर है, ग्रीन उधर है, येलो इधर है? ऐसा नहीं होता ना। सारे के सारे कलर एक साथ होते हैं, सारे के सारे कलर एक साथ होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। दिखाऊं एक्चुअल में स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है बेटा? मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम है वो आपको एक्चुअली ऐसा दिखेगा। स्पेक्ट्रम दरअसल इस तरह से दिखता है बेटा। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं स्पेक्ट्रम दिखता कैसा। ये मान लो एक कलर हो गया बेटा, एक साथ दिखेगा।
ये देखो एक साथ दिखेगा, ये देखो आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं, पर सारे के सारे कलर बेटा एक साथ जुड़े हुए हैं, सारे के सारे कलर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कलर, लेकिन सारे कलर एक साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यहां पर तुमने देखा, यहां तो एक कलर जुड़े हुए नहीं है, यहां बीच बीच में गैप बना है बेटा, बीच बीच में गैप बना है। तो ये कैसे हो गया? तुमको क्या लगता है नील बोर ने जब ये स्पेक्ट्रम बनाया तो उनका भी दिमाग घूम गया कि ये मैंने क्या बना दिया? उन्होंने मैक्स प्लैंक के थ्योरी को सही साबित कर दिया। प्लैंक ने क्या बोला था? एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। उसको उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। लेकिन उन्होंने जब ये सेटअप किया तो खुद परेशान हो गए कि उन्होंने ये क्या बना दिया है, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता बेटा। स्पेक्ट्रम तो ऐसा होता है, यानी सारे के सारे कलर एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए, पर यहां पर सारे कलर दूर दूर हैं, बीच बीच में गैप बना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेक्ट्रम बना है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें सारे कलर एक साथ जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसको बोलते हैं बेटा लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये लाइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन जैसा, तो ये कहलाता है एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम। ये कहलाता है बेटा एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जांपल है? लाइन स्पेक्ट्रम का। लेकिन अभी भी वो क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? नील बोर ने भी पहली बार ऐसा स्पेक्ट्रम देखा था और वो चकरा गए कि ये कैसे हो गया, बीच बीच में गैप क्यों बन गया? क्योंकि उनको तो पता था कि अब लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या बना दिया भाई, बीच में गैप क्यों है? तो अब नील बोर और गहरे रिसर्च में लग गए और डीप स्टडी में लग गए। वो ये पता लगाने में लग गए कि यहां पर बीच बीच में गैप क्यों बना है। थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने पता लगा लिया कि आखिर यहां गैप क्यों बना है। लेकिन जब उन्होंने ये पता लगाया कि बीच में गैप क्यों बना है, उनका खुद का दिमाग ठंडा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज मालूम कर ली थी जो उस समय कोई नहीं जानता था। जानते हो क्या? कि हाइड्रोजन में 7 शेल होते हैं। हाइड्रोजन में एक शेल नहीं होता, हाइड्रोजन में और भी शेल होते हैं। और ये वही एक्सपेरिमेंट है जिससे पहली बार ये पता चला था कि हाइड्रोजन में एक शेल नहीं 7 शेल होते हैं। याद है जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, पहले ही दिन मैंने आपको बता दिया था हाइड्रोजन में 7 शेल होता है, और मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा। लीजिए वो दिन आ गया है। तो नील बोर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने दोस्त प्लैंक का मदद करना चाहा, यानी क्या प्रूफ करना चाहा कि एटम क्या निकालता है? रेडिएशन। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने क्या पता लगा लिया कि हाइड्रोजन के अंदर 7 शेल होता है। अब ये कैसे पता चला, इसको देखना बेटा ध्यान से। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे पता चला होगा, ये बताओ ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना बेटा। देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं क्लास 11th में स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि बहुत हैवी सिलेबस है। केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आपका सिलेबस इतना वास्ट है कि बहुत सारा स्कोर नहीं आएगा। लेकिन 11th क्या है पता है? 11th सीखने का है। आप दुनिया का कोई भी बुक उठा के देख लो, जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जो एकदम अंदर अंदर की बात बता रहा हूं, ये बुक में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा बेटा। वो पढ़ाते 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 एक टीचर समझने लगता है चीजों को। हायर क्लास के बुक में कुछ कुछ मिलता है, 11 12 में आपको क्या लगता है? आप इसको बुक में पढ़ देखना ना, ये सब आपको कहानी नहीं मिलेगा। पर क्यों बताया जा रहा है आपको? जो मैंने अब तक 3-4 क्लास में पढ़ाया है, 4 क्लास में जो कुछ बताया है वो मैं शायद 2 क्लास में खत्म कर सकता था, पर 11th में एक बार चीजों को सीख गया ना बेटा, तो आने वाले टाइम पर जो भी एग्जाम में बैठोगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बोर्ड एग्जाम तो आसान हो ही जाएगा, पर कहीं ना कहीं स्कोर करने के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो आप रट नहीं पाओगे। इसीलिए आप समझ सके चीजों को, इसलिए इतना डीपली बता रहा हूं मैं।
तो अब देखना बेटा एक्चुअल में कहानी क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी अभी क्या पता चला, हाइड्रोजन में एक शेल नहीं होता बल्कि बहुत सारे शेल होते हैं बेटा, बहुत सारे शेल होते हैं। और अब देखना कहानी क्या है, अब देखना बेटा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, बहुत साल लगे मुझे खुद इस चीज को समझने में। देखना इधर, ये एटम ले लिया मैंने, ये प्रिज्म ले लिया मैंने, ये पेपर ले लिया मैंने। अच्छा जी, अभी अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था बेटा, इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर चला गया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन उछल के कितना ऊपर जाएगा वो तो आपके ताकत पे डिपेंड करेगा। अरे भाई आप यहां पर जितना एनर्जी दोगे उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कितना ऊपर ले जाना है वो आप डिसाइड करोगे और वो आपके हाथ में है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आपके हाथ में है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो आपके मर्जी से नहीं आएगा, वो अपने तरीके से आएगा। तो कैसे आएगा अपने तरीके से, यहां देखना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है ना तो एकदम से नीचे नहीं गिरता बल्कि ऐसे गिरता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन एकदम से नीचे नहीं गिरता, मतलब गिरता भी है, इलेक्ट्रॉन एकदम से नीचे गिरता भी है, पर और ऑप्शन देखो। सुना बेटा, इलेक्ट्रॉन एकदम से नीचे नहीं गिरता, वो रुक रुक के आता है। यानी कि सुनना क्या हुआ होगा, पहले इलेक्ट्रॉन एक स्टेप नीचे आया होगा, एक स्टेप, तो उससे क्या हुआ होगा बेटा, उससे थोड़ा सा एनर्जी निकला होगा, उससे थोड़ा सा एनर्जी निकला होगा और उसी के कारण ये वाला लाइन बना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेप नीचे आया होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक स्टेप फिर नीचे आएगा, तो फिर एक स्टेप नीचे आएगा, तो फिर थोड़ा सा एनर्जी निकालेगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी निकालेगा, तो उसके कारण ये वाला लाइन बना। फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर वो इलेक्ट्रॉन एक स्टेप नीचे आया, फिर थोड़ा सा एनर्जी निकाला होगा, फिर थोड़ा सा एनर्जी निकाला होगा, तो ये वाला लाइन बना। अब देख पा रहे बेटा एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रुक रुक के नीचे आ रहा है, इसलिए रेडिएशन भी रुक रुक के निकल रहा है। और इसीलिए जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो गैप गैप में बन रहा है। तो गैप क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं गिरा। कैसे गिरा बेटा, रुक रुक के आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रुक रुक के आएगा तो एनर्जी भी रुक रुक के निकलेगा और इसीलिए ऐसा वाला स्पेक्ट्रम बनेगा। अब तुम बताओ, हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है, ऐसा हम सोचते थे, लेकिन आज जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, वो रुक रुक के आ रहा है। कहीं तो रुक रहा है, वो कहीं तो रुक रहा है। और इलेक्ट्रॉन के रुकने के जगह को हम क्या बोलते हैं, शेल। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर ठहर रहा है तो उसके ठहरने के जगह को हम क्या बोलते हैं, शेल। तो आज इलेक्ट्रॉन कहीं पर रुक रुक के आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में और भी शेल थे, वो आज तक पता नहीं चला था। आज जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और जाके अटक गया तब मालूम चला, अच्छा वहां पर और शेल था, दिखा नहीं था। आज इलेक्ट्रॉन गया तो मालूम चला। तो हाइड्रोजन में और भी शेल थे, आज इलेक्ट्रॉन को जब ऊपर मैंने उछाला और उसको मैंने रुकते हुए देखा तब मालूम चला। क्योंकि तुम सोचो बेटा, तुम सोचो अगर हाइड्रोजन में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, अगर हाइड्रोजन में सपोज एक ही शेल होता, अगर हाइड्रोजन में सपोज एक ही शेल होता तो इलेक्ट्रॉन एक ही बार में ऊपर जाता और लगातार गिरता, और अगर लगातार गिरता तो एनर्जी भी लगातार निकलता, तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता। पर बना क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार नीचे गिरता तो क्या बनता, कंटिन्यूअस। पर एक्चुअली क्या बना, लाइन स्पेक्ट्रम, जो इस बात को प्रूव करता है कि हाइड्रोजन में और भी शेल होते हैं। ठीक, अभी तो हो गया अंदर की बात। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। अब कैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा अब आप लोगों को मालूम चल चुका है एटम क्या निकालता है, रेडिएशन। तो अब तुमको यह मालूम चल चुका है कि एटम रेडिएशन निकालता है। तो जब हमको कोई चीज मालूम चल जाता है तो हम पकड़ पकड़ के अपने दोस्तों को बताते हैं, अबे इधर आ, तेरे को मालूम है एटम क्या निकालता है, रेडिएशन। तुम पूरे साल भर स्कूल में पढ़ लेना, मैं ये नहीं कहता कि कोई बच्चा मेरे पास पढ़ क्यों नहीं रहा है, पर आपको पता है क्लास 11th में आजकल मतलब एक्स्ट्रा
कंटेंट के लिए बच्चों को स्कूल से बाहर किसी कोचिंग को ज्वाइन करना ही पड़ जाता है आज के डेट में, चाहे वो ऑनलाइन ज्वाइन करे या ऑफलाइन ज्वाइन करे। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चा चाहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाए। आप अपने आप को ना एकदम अलग पाओगे। आज से 6 महीने बाद आपका कंडीशन उन बच्चों से एकदम अलग होगा जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ स्कूल पर डिपेंडेंट हैं। अभी पता नहीं चलेगा आपको, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, हमने डिसीजन सही लिया कि कहीं ना कहीं स्कूल से निकल के हमने किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। तो कोचिंग जाने का मैं आपको कहना चाहिए प्रमोट नहीं कर रहा हूं, पर बता रहा हूं कि कोचिंग में क्या एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि स्कूल ट्रेडिशनल वे में चलता है, वो प्योर एनसीईआरटी पढ़ाएगा और स्कूल में टाइम भी नहीं होता टीचर के पास उतना कि वो आपको एक्स्ट्रा बताए। उनको बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस करना होता है, उनका शेड्यूल फिक्स होता है। तो अगर आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, चीजों को डीपली समझना है, तो थोड़ा सा स्कूल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अब बताओ, तुम अगर किसी दोस्त को बताओगे, अपने किसी दोस्त को बताओगे कि एटम क्या निकालता है, रेडिएशन, तो तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछेगा ना, अच्छा बता कैसे निकलता है रेडिएशन, तो बता देना, तुमको मालूम है। तुमको मालूम है क्या? मालूम बेटा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है और उसके बाद क्या निकालता है, रेडिएशन। बता देना अपने दोस्त को। तो अब सुनो, अब तुमने अपने दोस्त को बताया कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो क्या निकलता है, रेडिएशन। तो अब तुम्हारा दोस्त क्या पूछेगा पता है? अच्छा चल बता, इस रेडिएशन में एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, वेव नंबर कितना होगा। आपका दोस्त ये सब पूछ सकता है आपसे। क्यों पूछेगा? क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी किसके होते हैं बेटा, रेडिएशन के, रेडिएशन के। तो जब तुम किसी को बताओगे कि एटम में से रेडिएशन निकलता है, तो अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि चलो बताओ भाई कि इस रेडिएशन में कितना एनर्जी है। अब मान लो कि तुमने बता दिया, मान लो किसी तरीके से तुमने बता दिया कि इस रेडिएशन में इतना एनर्जी है, इस रेडिएशन में इतना एनर्जी है, मान लो तुमने बता दिया। तो अब तुम्हारा दोस्त तुमसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है जिसको सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग ठंडा पड़ जाएगा। क्या? तुमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो क्या निकला, रेडिएशन। तुम्हारा दोस्त ने पूछा इसका एनर्जी बताओ, तुमने बता दिया। अब तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ रहा है कि चलो बताओ ये जो रेडिएशन निकला, ये इलेक्ट्रॉन के कौन से शेल से कौन से शेल में आने से निकला है। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? तुमने ये तो कह दिया ना बेटा, तुमने ये तो कह दिया इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो क्या निकालेगा, रेडिएशन। लेकिन अब चलो बताओ कि ये जो रेडिएशन निकला है वो इलेक्ट्रॉन के कौन से शेल से कौन से शेल में आने से निकला है। क्योंकि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो क्या निकालेगा, रेडिएशन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तब भी क्या निकालेगा, रेडिएशन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तब भी क्या निकालेगा, रेडिएशन। यहां से यहां आएगा तब भी निकालेगा रेडिएशन, यहां से यहां आएगा तब भी निकालेगा रेडिएशन, यहां से यहां आएगा तब भी निकालेगा रेडिएशन। तो यही तो आपको बताना है कि ये जो रेडिएशन निकला वो इलेक्ट्रॉन के कौन से शेल से कौन से शेल में आने से निकला है। और यह आसान नहीं है, तुमको तो बस यही बोलने आता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो क्या निकलता है, रेडिएशन। अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया होगा यह कैसे पता लगाते हैं बताऊंगा। उससे पहले आप मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूं मैं क्या पूछ रहा हूं। ये देखो बेटा, मैंने यहां पर ना कुछ सीढ़ियां बना दी, ठीक है, मैंने यहां पर कुछ सीढ़ियां बना दी। मान लो यहां पर एक लड़का खड़ा है, इसके हाथ में बॉल है, इस लड़के के हाथ में बॉल है। अभी बॉल को ऊपर फेंकेगा, अब ये बॉल को ऊपर, अब बॉल को कितना ऊपर फेंकेगा उसके ताकत पे डिपेंड करता है। तो बॉल का ऊपर जाना इसके हाथ में है कि कहां जाएगा, लेकिन बॉल का नीचे आना बॉल के हाथ में है, बॉल की मर्जी की डिपेंड करेगा। कैसे? सुनना मेरी बात, ये बताओ बॉल अगर ऊपर जाएगा तो नीचे कैसे आएगा, नीचे आने की कितने प्रोबेबिलिटी है, नीचे आने के कितने तरीके हैं ये पूछ रहा हूं। पहला ऑप्शन हो सकता है क्या कि बॉल सीधा यहां से यहां जाए, हां, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉल पहले यहां से यहां आए फिर यहां से आए, ऐसा भी तो हो सकता है।
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉल यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा कि बॉल ऐसे आए। तो यही तो पूछ रहा हूं कि एक बॉल के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के नीचे ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। मुझे एक दो प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो बताओ, ये जो रेडिएशन निकला, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया होगा तो ये निकला है। कोई भी एक फिगर बता दो, कोई भी एक ट्रांजिशन बता दो अपने मर्जी से, जोर से बोलना। समझे नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं। तुम्हारा कहना है 7 से 5th शेल में इलेक्ट्रॉन आया तो ये निकला है। हाँ ऐसी पूछ रहा हूं, और तुम भी कुछ बताओ उसके अलावा और क्या हुआ हो सकता है। 7 से 4 ये भी हो सकता है, और एक बताओ। सब 7 में बात करोगे, थोड़ा नीचे तो आओ। 6 से 3rd। तो मेरे कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में आया तो ये निकला, ऐसा हो सकता है ना। तो 6 से 3 में आया तो ये निकला है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा 5 से 2 में आया तो ये निकला है, ऐसा भी हो सकता है। तो यही तो पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी हैं, क्योंकि जितने प्रोबेबिलिटी होंगे उतने ही टाइप के क्या निकलेंगे बेटा, रेडिएशन। समस्या ये है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के जितने प्रोबेबिलिटी होंगे उतने ही तरह के क्या निकलेंगे, रेडिएशन। तो चलो अब मैं आपको पहले यह बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं, ध्यान से समझना बेटा इसको। मैं आपको दिखाता हूं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं। ये देखो, ये देखो बेटा, ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, ये शेल है, ये शेल है। तो n = 1 ये पहला शेल है, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। टोटल कितने शेल होते हैं, 7। और 7 से ऊपर जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, इन्फिनिटी में। अभी इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 90% बच्चे नहीं जानते इसका मतलब कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। सुनना इधर, मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये बताओ, ये बताओ, जब तुमने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो और ऊपर जाएगा, और दोगे और ऊपर जाएगा। और अगर आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया तो बेटा इलेक्ट्रॉन सीधा एटम से बाहर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा इन्फिनिटी। क्या एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, होता है ऐसा? क्या एक इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा सकता है? हाँ देखे तो हो आप लोग, भूल गए, ऐसा रिएक्शन पढ़े हो ना लोअर क्लास में, Na gives इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na+। यानी आपने इलेक्ट्रॉन निकालते हुए एटम्स को देखा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका मतलब क्या है, यही तो उसका मतलब है। आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना कि जब किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है। तो बेटा ये देखो, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, बाहर मतलब कहां, इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर चला गया। अब ये कांच तोड़ के ब्रह्मांड में नहीं पहुंच जाएगा, उछल के वही कहीं आसपास रहेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन आसपास तो रहेगा पर जाएगा कहां, अल्टीमेटली उसको नीचे ही आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस उसको खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से भी अंदर एंटर करता है, ये कहना चाहता हूं मैं। तो चलो अब दिखाता हूं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत ऊपर चला जाए यानी इन्फिनिटी में चला जाए तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो सीधा इन्फिनिटी से 1 में गिरेगा, हो सकता है। हम तो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना। तो यह भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 7 से 1 में गिरे, हाँ ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 6 से 1 में गिरे, ऐसा भी हो सकता है। यहां से यहां आए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से गिरते गिरते यहां पर आकर रुक जाए, ऐसा भी तो हो सकता है।
तो फिर ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां के रुक जाए, ये भी हो सकता है, ये भी। तो बेटा आखिर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, ये मैंने सब बना दिया, देख लो। अब इसके बाहर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहां पर जो मैं लाइन खींचा है ना, इन लाइंस के हेल्प से मैं क्या बताना चाहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे आने के कितने प्रोबेबिलिटी हैं, कितनी संभावनाएं हैं, कितने तरीके हैं। करेक्ट। इन लाइंस को क्या बोलते हैं पता है बेटा? इनको बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस। लेकिन आपकी तकलीफ अब शुरू होगी। ये तो मैंने पूरा थ्योरी बता दिया, ऐसा थ्योरी जो एग्जाम में नहीं पूछे कोई आपसे, बस आपको पता होना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के लिए थ्योरी को इतना डीपली समझना पड़ता है, वरना फिर रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अब देखो क्वेश्चन क्या आने वाला है बेटा। एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा तो क्या निकालेगा? रेडिएशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से थर्ड शेल में गिरेगा तो क्या निकालेगा? रेडिएशन। उसका एनर्जी बताओ। यह क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में गिरेगा तो क्या निकालेगा? रेडिएशन। उसका एनर्जी बताओ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से गिरते 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 सेकंड शेल में आएगा तो भी क्या निकालेगा? रेडिएशन। उसका एनर्जी बताओ। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन में यह पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरा, यहां से यहां गिरा, तो बताओ कितना एनर्जी होगा। तो एनर्जी निकालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी एक शेल से दूसरे शेल में आने के कितने प्रोबेबिलिटी होते हैं, ये मैंने आपके सामने बना दिया। करेक्ट। अब आपकी तकलीफ और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। जानते हो क्या टफ होगा? तुम कहोगे ना कि एटम से क्या निकला बेटा? रेडिएशन। तो पता एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि चलो बताओ, ये जो रेडिएशन निकला है वो इलेक्ट्रॉन के कौन से शेल से कौन से शेल में आने से निकला है, और यह पता लगाना सबसे कठिन होता है। इसीलिए मैं इतना आपको अंदर की बातें बता रहा हूं कि आप कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन आ तो बना सकते हैं। तो बेटा ये जो रेडिएशन निकला, ये इलेक्ट्रॉन के कौन से शेल से कौन से शेल में आने से निकला, अब हमको ये पता लगाना है, ये पता लगाना है। तो अब देखना बेटा क्या होता है, अब देखते हैं। फिलहाल ये जो मैंने लाइन खींचा इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रल लाइंस। और इन लाइंस को ना, इन लाइंस को कुछ बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम के ऊपर दिया गया है। ये जो मैंने लाइन खींचा है ना, इनको बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम के ऊपर दिया गया है। इस पहले कलेक्शन को एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लाइमन सीरीज, इसे बोलते हैं बेटा बाल्मर सीरीज, इसे बोलते हैं बेटा पेस्चन सीरीज, इसे बोलते हैं बेटा ब्रैकेट सीरीज, इसे बोलते हैं बेटा पी फंड सीरीज, इसे बोलते हैं बेटा हम्फ्री सीरीज। और जो आखिरी वाला है ना, उसे कोई नाम नहीं है। कोई नाम क्यों नहीं है बताऊंगा। तो पहले इसको ध्यान से कॉपी कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है बताऊंगा। प्लीज बनाओ इसको ध्यान से बेटा।
थोड़ा बड़ा कर दूं क्या इसको, दिख रहा है ना क्लियर? क्या सबने बना लिया बेटा? ओके, बना लिए, ठीक है। अब समय आ चुका है ये पता लगाने का, अब समय आ चुका है ये पता लगाने का कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो उससे निकलने वाले रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा, उससे निकलने वाले रेडिएशन का एनर्जी कितना होगा। तो बेटा नील बोर को थोड़ी परेशानी आ रही थी। नील बोर ये पता नहीं लगा पा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि रेडिएशन जो निकलेगा उसकी एनर्जी कितना होगा। तो नील बोर के एक कोवर्कर थे, नील बोर के साथ काम करते थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने नील बोर को बोला, सर आप इतना कोशिश कर रहे हो लेकिन निकलने वाले रेडिएशन का एनर्जी आप नहीं निकाल पा रहे हो, क्या लगता है एनर्जी क्यों नहीं निकाल पा रहे थे वो? शायद उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ था, कोई ऐसी मशीन नहीं रही होगी, कोई ऐसा कोई मेथड नहीं रहा होगा जिससे एनर्जी निकाला जा सके। लेकिन उस समय कुछ ऐसे मेथड थे, कुछ ऐसे टेक्निक्स थे जिससे वेव नंबर निकाल सकते थे आप, वेव नंबर। तो रेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि सर एक काम करते हैं, एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले वेव नंबर ही निकाल लेते हैं। किसका वेव नंबर? जो रेडिएशन निकलेगा ना उसका। तो रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया बेटा, क्या निकालने का? वेव नंबर निकालने का। तो रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया बेटा वेव नंबर निकालने का, और वो फॉर्मूला था, ये देखो, R इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। और इस फॉर्मूला में बेटा R का मतलब होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109677 पर सेंटीमीटर। ये याद रखने वाला वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये R का वैल्यू है, R को रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और उसका एक फिक्स वैल्यू होता है बेटा। Z का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर, और N1 का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल, और N2 का मतलब होता है बेटा हायर एनर्जी लेवल। अब लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल क्या, सुनो इधर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन चाहे 5 से 2 में आए चाहे 2 से 5 में जाए, लोअर लेवल तो 2 ही होगा और हायर लेवल 5। तो अगर मैं कहूंगा ना एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आ रहा है, तो लोअर क्या हुआ 2, तो बेटा यहां पर 2 का स्क्वायर करोगे और यहां पर 5 का स्क्वायर करना है, और इस तरह से क्या निकल जाएगा, वेव नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एक एटम है हीलियम, इसका इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में गिरा, इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में गिरा, तो क्या निकला होगा बेटा, रेडिएशन। चलो उसका वेव नंबर निकालो, जल्दी बताओ मेरे को। लोअर लेवल क्या होगा 1, तो यहां 1 का स्क्वायर करेंगे। हायर लेवल क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। Z क्या लूंगा, Z हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। बस सब वैल्यू पुट अप करो, वेव नंबर निकल जाएगा। तो बताओ इस फॉर्मूला से तुमने क्या निकाला, वेव नंबर। निकाला क्या तुमने, वेव नंबर। पर बेटा निकालना था क्या तुमको, एनर्जी। निकला क्या, वेव नंबर। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, वेव नंबर तो निकल गया ना, अब उस वेव नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो जानते हो क्या मिल जाएगा मुझे, वेवलेंथ। और अगर उस वेवलेंथ को c से डिवाइड कर दूंगा तो बेटा मुझे मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी।
और अगर उस फ्रीक्वेंसी को h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी। ये सारे फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो, हम एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, पहले क्या निकाला? वेव नंबर। अब तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा पहले आप क्या निकालेंगे? वेव नंबर। उस वेव नंबर को 1 से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ को c से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी। तो इस प्रकार से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसका अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, एनर्जी भी, फ्रीक्वेंसी भी, वेव नंबर भी, वेवलेंथ भी। रेडबर्ग फॉर्मूला इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आता कि स्कूल में इसके क्वेश्चंस ज्यादा क्यों नहीं देते, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है इस बात का अंदाजा ना हो क्योंकि आप पहली बार ये सब पढ़ रहे हो, पर बेटा 11th 12th कॉम्पिटिटिव हायर क्लास इतने सारे चीजों को पढ़ाने के बाद समझ में आया है कि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। चले पहले कॉपी कीजिए, फिर एग्जाम्पल करेंगे बेटा। इसको पूरा पूरा लिख लेना। ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हायर एनर्जी लेवल है। अभी कर लिए? ठीक है। तो आज मैंने थियरी कंप्लीट कर दिया, न्यूमेरिकल अगले क्लास में करते हैं बेटा। ठीक है। इसके एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन ही बस हैं, पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे। इसके और भी कुछ छोटे मोटे चीजें बची हैं। ठीक है। तो थ्योरी ज्यादा हैवी ना हो जाए इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। थोड़ा पढ़ के आइएगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलो फिर अभी तय करते हैं, मिलते हैं बेटा अगले क्लास में।